मेरा बेटा नशा करता था। एक रात 16 साल की लड़की को अगवा करके घर ले आया और उसके साथ में उस लड़की को छुड़वाने लगी। बेटा उसे छोड़कर मुझे कमरे में ले गया। कुंडी लगाकर मेरे साथ पति जैसे भी हो, बीवी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वे ना रहे तो औरत की ज़िंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। लेकिन मैं वे बदनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है। वे अंधेरी रात मैं कैसे भूल सकती हूँ जिसकी स्याही में मेरी ज़िंदगी में बर्बाद कर दी। रोहन मेरा 22 साल का बेटा था, घर का अकेला ही कमाने वाला था और वारिस भी था। मेरे पति के देहांत को बस कुछ ही महीने गुजरे थे कि वे एक रात एक लड़की को अपने साथ घर ले आया। कहने लगा कि मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वजह ही ऐसी थी, मैं अभी अभी रोहन की शादी उस लड़की से नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरा इनकार करना रोहन आपे से बाहर हो गया। उसने उस लड़की को तो वहाँ से भगा दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर वे मुझे ज़बरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त फना हुई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कमरे की कुंडी लगाई। कहने लगा, आज तुम्हारी इनकार की तुम्हें सजा दूंगा कि दुनिया वालों के सामने मुंह छिपाती फिरोगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। मैंने कहा, शर्म करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर मेरे साथ वे मंजर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोहन मेरे पति की एकलौती औलाद थी, इसीलिए मेरे पति ने उसके अब तक सारे लाड़ उठाए थे। इसीलिए खुदगर्जी और बदतमीज़ उसके रग रग में कूट कूट कर भरी थी। वे मुझसे कभी भी तमीज़ से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे सिखाता आया कि रोहन, तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। कच्चे दिमाग में बार बार सुनता है तो वो खुद ब खुद ही उसके अंदर ये सारी बातें खुदगर्जी के तौर पर आ जाती थी। रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था। वे पूरे घर में यूँ रहता जैसे वे मालिक है और मैं उसकी नौकरानी। मुझे नहीं याद उसने कभी मुझे माँ कहकर कहा हो। मेरा नाम निशा है और वे मुझे निशा ही कहकर पुकारता था। पहले जब उसने मुझे ये कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरा पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, तो इसीलिए रोहन की जुबान पर भी यही चढ़ गया है। मैंने फ़ौरन उसे टोक दिया कि बेटा, तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहा करो। लेकिन वे 7 साल की उम्र में भी बहुत ही बदतमीज़ किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें निशा ही कहकर पुकारूंगा। मुझे इसका लहजा बहुत बुरा और बदतमीज़ सा लगा। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरे पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और रोहन स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बनाकर देने लगी तो कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद। निशा, उसकी इस बदतमीज़ी पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे माँ कहा करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वे कहने लगा, निशा हो तुम और मैं तुम्हें हमेशा निशा ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा के रख देगा। वे रोने लगा। इस वक्त मेरा पति कमरे से बाहर निकला, रोहन से रोने की वजह पूछने लगा। रोहन ने मेरी तरफ इशारा किया, कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे माँ के बजाय निशा कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने पूरी सुनी भी नहीं थी कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वे मेरा हाथ पकड़े मुझे किचन में ले गए, गैस जलाई और जलती हुई गैस पर मेरा हाथ रख दिया। मैं बुरी तरह से बौखला उठी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस ना आया। रोहन ये सब देखकर हंसते हुए ताली बजा रहा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, खबरदार, जो तुमने दोबारा रोहन पर हाथ उठाया तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरा
मेरा पति ऐसी हरकत भी मेरे साथ कर सकता है, वे भी एक बच्चे के लिए। एक बार फिर अपनी बीवी को बच्चों के सामने अहमियत नहीं देगा तो वे क्यों इज्जत देंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं रोती बिखलाती अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और आखिरकार रोहन 10 साल का हो गया था और उसकी खुदगर्जी और भी परवान चढ़ गई थी। वे स्कूल से आता मैं खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर ज़रा भी देर हो जाती तो वे तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका सकी थी। कल की सब्जी मौजूद थी। मैंने सोचा कि वे आज रोहन को दे दूंगी। रोहन जब स्कूल से वापस आया, मैं बड़ी मुश्किल से ही उसके लिए रोटी बनाई थी। वे सीधा किचन में आ गया, कहने लगा, निशा रोटी नहीं बनाई अभी तक, ना जाने तुम क्यों इतनी सुस्त और कमज़ोर हो। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया है। लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खाने की प्लेट पकड़ी और ज़ोर से फर्श पर फेंक दिया। तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? मैं नहीं, मैं सर हिला दिया। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है, मुझे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बुखार में अभी भी तप रही थी, मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। लेकिन रोहन भी शायद अपने बाप की तरह ही बेरहम था। कहने लगा, ये ड्रामा मेरे सामने मत करो और चलो खाना बनाओ। मैं उसकी बात पर कांपने लगी। मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वे चीखता चिल्लाता रहा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नए सिरे से खाना बनाती। मेरा पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस लौटा, लेकिन आज शाम रोहन के फ़ोन करने पर जल्दी आ गया था। मैं उस वक्त बुखार में बेसुध पड़ी सो रही थी। वे जब आया और मेरे बाल पकड़कर झटके से मुझे उठाकर बैठा दिया, कहने लगा, बदतमीज़ औरत, तुझे मैं इसीलिए शादी करके नहीं लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेगी। ये कहकर वे मुझे बालों से पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था। मैं भी घसीटते हुए पति के साथ चली गई और बड़ी मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैंने खाना भी बना दिया, मगर रोहन ने फिर इतना ही बोल पाई थी, क्योंकि पति ने मुझे और बोलने का मौका ही नहीं दिया था। और फिर गर्म तवे पर मेरे हाथ रखकर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगा। मैं दर्द से तिलमिला उठी थी। बुखार तो पहले ही था, अब दर्द के टीस पूरे बदन में फैल चुकी थी। मगर जब पति ने मुझ पर हाथ उठाया और 10 के 30 मेरे पूरे बदन में दर्द करने लगे तो मैं चीख मारकर बेहोश हो गई। उसके बाद पति कितने ही देर मुझे मारता रहा, मुझे कुछ याद ना रहा। आँख खुली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी हूँ। मेरे हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा वजूद दर्द कर रहा था। बुखार अभी भी था, मगर उसके बावजूद सिसकते हुए उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रात को ना जाने कौन सा वक्त था, तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। रोहन चलता हुआ किचन में आया था और आकर मेरे सामने एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाकर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात ना माने तो उनका यही अंजाम होता है। मुझे रोहन से उस दिन से ही बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी, मगर उसके बावजूद मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वे इस घर का मालिक था। यही सब तो वो सुनता आ रहा था। उसने तो अपनी माँ की ज़रा भी इज्जत ना रखी थी। पति ने मुझे अगले कई दिनों तक कोई बात ना की और ना ही मुझे दवा ला कर दी। मैं घरों उसको अपनाती हुई अपनी तबीयत ठीक करने लगी। उसके बाद तो जैसे ही हालत चाहे मर भी रही हूँ, तो मैं रोहन की बात को कभी खाली नहीं जाने दिया करती। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती और उसके हर जुल्म को खामोशी से सहा करती, मगर उसके बावजूद उसका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जा रहा था। पति ने भी अब उसे मुझसे बात करनी बंद कर दी थी और रोहन से बहुत प्यार करते थे और मुझे हर वक्त गुस्सा करते रहते थे कि जो रोहन कहे वही करो, उसकी हुक्म का पालन करो और उसके हुक्म के खिलाफ मत जाना।
मेरी अब यही कोशिश होती थी कि बाप बेटे को शिकायत का मौका ना दूं। मेरी सारी हसरत जो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। रोहन 12 साल का हो चुका था अब और समझदार था, मगर उसकी नफरत और बदतमीजी तो जैसे आसमान पर पहुंच चुकी थी। वे मुझे कभी भी तमीज से बुलाया ही नहीं करता था। एक रोज वे घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे के बाहर गई तो मुझे अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाज़ा खोला तो अंदर रोहन बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट भी थी। वे भी बेफिक्र होकर सिगरेट के कस लगा रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। 12 साल के लड़के के हाथ में सिगरेट में आग बढ़ाकर रोहन के हाथ से सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाथ लगाने की? क्यों अपनी के दुश्मन बने बैठे हो? आने दो, तुम्हारे बाप को आज बताती हूँ। मगर रोहन ने तो हद पार कर दी थी। वे गुस्से से उठा और मेरा हाथ पकड़कर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं कड़ी हैरत में पड़ गई थी। वे मेरा बेटा था और अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। मैंने हैरानी से रोहन की तरफ देखा और बोली, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं है? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो। वे मुझे धक्का देकर बहुत ही गुस्से से कहने लगा, चल चल निकल यहाँ से, तू मेरी माँ नहीं है, सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है जिसे मेरा बाप झोपड़ी से उठाकर लाया था ताकि वे इस घर की साफ सफाई कर सके और मेरा कहना मान सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे बड़ा, इससे भी बड़ा हशर करूँगा उसके मुंह से। आज जब ये सुना तो मुझे अपना वजूद बेमतलब सा लगने लगा। मैं रोने लगी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, ये सच था कि मैं रोहन की सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ ही ना। मैंने उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुँचाया था, मगर आज उसने कैसे मुझे बिल्कुल ही बेइज्जत कर दिया था। मुझे आज भी वे रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके रोहन के बाबा के साथ भेजा था। तो मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से था। रोहन के पापा जैसे शख्स का रिश्ता आना ही उनके लिए खुशी से कम ना था, क्योंकि वे अच्छा खाते कमाते थे। मैं तो जवान थी, मगर रोहन के बाबा पक्की उम्र के थे। मगर मेरे बाप ने ज़रा भी ना सोची समझी बगैर मेरी मर्जी के मेरी शादी रोहन के पापा से कर दी। विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझसे यही कहा था कि तुम इस घर में दूसरी बीवी बनकर जा रही हो। रोहन को एक माँ की तरह ख्याल रखना और अपने पति को कोई शिकायत का मौका ना देना। ये ना हो कि कल तक तुम पर कोई बात हो और वे तुम्हें घर से निकाल दें। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। बेटी, तुम्हारा बाप एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर है। उसके सर पर तुम्हारे बाद और बेटियों का भी बोझ है। माँ की नसीहत पल्लू से बांधकर यहाँ तक आ चुकी थी और शादी की रात मैं दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो वे कमरे में आते ही नहीं थे, क्योंकि रोहन उनसे बिना वजह की जिद करके अपने पास रोक लेता था। जब वे कुछ देर मेरे पास आए और हमने कुछ बातें की तो एक बार फिर अचानक से रोहन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और जिद करते हुए अपने बाबा को अपने साथ ले गया। मुझे मेरे पति ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी बीवी हो, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें इस घर की हर चीज़ की मालकिन हो। उसने कहा, ये घर और मेरा सब कुछ रोहन का है, बस इस घर का मालिक है। आज इस मालिक ने मुझे मेरी असली हैसियत याद दिला दी थी। शाम को जब रोहन के पापा आए तो मैंने रोहन के हरकत के बारे में उन्हें बताया। रोहन तो उनके सामने साफ मुकर चुका था और कहने लगा कि बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जानबूझकर मुझे फंसा रही हैं, आपकी नज़रों में गिराना चाहती हैं, वरना मैं कोई सिगरेट क्यों पीऊँगा। रोहन के पापा को शक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ले ली, मगर वहाँ से कुछ भी ना मिला। उल्टा वो मुझ पर ही चिढ़ गए और बात सुनते हुए कहने लगे कि अगली बार मेरे बेटे के खिलाफ बात करने से पहले 100 बार सोचना, वरना मैं तुम्हें अपने बेटे की देखरेख के लिए ही लाया था और फिर तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूँगा। मैं तो डर के मारे हैरान हो चुकी थी। आखिर करती भी क्या, रोहन को उसके हाल पर छोड़ देते
तो वे और बर्बाद हो जाता। ये सब देखकर कभी खामोश रहना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया और रोहन बड़ा हो गया। वे तो मुझे तू कहकर बुलाया करता और कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझे अपने सारे काम करवाता। पति को भी अब मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। लेकिन एक दिन रब ने मेरी सुन ले। रोहन 16 साल का था कि जब मैं उम्मीद से हो गई। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। मेरी गोद भर आई थी। मेरा अपना बच्चा अगर हो जाता तो शायद पति के दिल में मेरी भी हैसियत बढ़ जाती। ये सोचकर मैं खुश हो गई थी। ये खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। उसका रवैया भी मुझसे अच्छा हो गया था। लेकिन ये बात रोहन से बर्दाश्त नहीं हुई। वे मुझे मुंह सुझाए बैठा था। लेकिन मैंने भी परवाह नहीं की। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वे इस कदर जलता है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। मैं दोपहर को उठती तो सोचती कि रात के लिए खाना बना लूं। लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई तो बुरी धार से मेरा पैर फिसला था और अगले ही लम्हे मुंह के बल बहुत जोर से गिरी थी, क्योंकि किचन में फर्श वाला पानी गिरा हुआ था। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी जब रोहन हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ। कहने लगा, तू अपने खून को मेरी जायदाद में हिस्सा बनाना चाहती थी, ले आज मैंने भी वे भी ख़त्म कर दिया। ये सब कुछ सिर्फ मेरा है और किसी को मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं रात तक वही रोती तड़पती रही। रोहन घर से बाहर चला गया। जब पति घर आया तो मुझे देखकर डॉक्टर के पास ले गया। मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका था। मैं बहुत रोई, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी पति ने मुझ पर ही डाल दिया कि मैंने किचन धोने की कोशिश की तो मैं गिर गई। ये बात भी रोहन ने ही उन्हें बताई थी। रोहन अब 19 साल का हो चुका था और उसकी आदतें और ख़राब हो चुकी थी। कई रात घर से बाहर रहना, झूठ बोलना, बाबा के पैसे लेना, अलग अलग तरह की बुरी आदत जैसे उसमें समा चुकी थी। उसकी संगत इतनी खराब थी कि मोहल्ले से शिकायत आना शुरू हो गई। मगर रोहन के पापा को तो उस पर अंधा भरोसा था। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। उनका साया सर पर था तो खुद को सुरक्षित समझता था। मगर अब उनके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। रोहन तो वैसे ही कभी मेरा ना बना था। भला अब वे मुझे कैसे मोहब्बत करता। बाबा की मौत पर वे भी दुखी था, मगर फिर सब कुछ भूल भाल कर जिंदगी मज़े लूटने लगा। वे तो अब मुझसे और बदतमीज़ी करने लगा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। वे एक लड़की को लेकर आ गया। वे लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। रोहन उसे झटक कर चुप कराने लगा। मैं कभी रोहन को देखती तो कभी उस लड़की को। रोहन उस लड़की को अगवा करके लाया था। वे रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आंटी मुझे बचा लीजिए, रोहन मुझे मार देगा, ये ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। रोहन मुझसे कहने लगा कि मैं आज और अभी इससे शादी करने वाला हूँ। ए नौकरानी, जा मेरा कमरा सजा, आज मेरी सुहागरात है। मैं किसी तौर पर उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहती थी। वो लड़की डर के मारे मुझसे गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगी। वे मासूम लड़की तो एक कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब बाप की बेटी थी। रोहन का उस पर दिल आ गया था और उसे मनाने लगा, मगर वे उसके झांसे में जब ना फंसी तो आज वे ज़बरदस्ती उसे उठाकर घर ले आया था। रोहन इस कदर गिर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उस लड़की को रोहन से छुड़वा कर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ जागती हरगिज नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वे जिद पर की हद पार करते हुए मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, क्या करेगी तू? तू कर ही क्या सकती है? नौकरानी मुझे धमकी देगी? इतने पढ़ निकल आए हैं,
मुझे चुपचाप लड़की को इधर कर, वरना। मैंने रोहन को डांटा और मना किया कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ ज़बरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत का बता बता कर तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। मगर रोहन तो जैसे आग बबूला हो चुका था। उसकी अकड़ को ठेस पहुंची थी कि उसकी सौतेली माँ ने उससे जवाब दराज की है। वे गुस्से में बढ़कर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाएगी। आखिर तुझे इतनी इजाज़त दी किसने कि तू मेरे सामने खड़ी होकर इस कदर बोल सके। आज मैं तेरा वे हश्र करूँगा कि दुनिया तेरे जैसी औरत याद रखेंगी। मैं तो डर के मारे उसको देखने लगी थी। उससे पहले कि कुछ और कहता रोहन मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हैरत और बेचैनी से रोहन को देख रही थी। आखिर ये करने क्या वाला था? दिमाग दुख रहा था, मैं कांप चुकी थी। आखिर वे ऐसा भी सोच सकता था? मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और एक तेज थप्पड़ पूरी जान के साथ उसके चेहरे पर दे मारा। वे बिलबिला उठा। मैं उसके चेहरे पर थूक कर बोली कि शर्म कर, मैं माँ का दर्जा रखती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अंधे मत बनो। तुम इंसान हो या जानवर, इस हद तक मत गिरो कि नर्क भी तुम्हें स्वीकार ना करे। रोहन बहुत हाइपर हो चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो हरकत करनी चाहिए वे सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली ही सही मगर उसकी माँ थी और उसके मरे हुए बाप की बीवी थी। मैंने उसे खुद से दूर किया मगर वो तो मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और बालों से दबोच कर गालियाँ बकता हुआ मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती थी। रोहन जैसे दरिंदे लड़के को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने फ़ौरन से साइड टेबल पर मौजूद कांच का गमला उठाया और रोहन के सर पर दे मारा। मैंने उसे रोहन के सर पर कई बार मारा। रोहन गिरकर तड़पने लगा। खून की धारा निकलकर आसपास बहने लगी थी। उसके सर में कांच के टुकड़े घुस चुके थे और वे तड़प रहा था। मैं हाथी हुई रोहन को देख रही थी और आखिरी बार उसके सर पर दोबारा गमला पटक दिया और बोली, थू है तेरे पर और तुझ जैसों पर। तुम वो नासूर हो जिससे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। तू इंसान नहीं सपोला है जिसे दुनिया जहाँ की इज्जत और मोहब्बत देकर भी देख ली। उसके बावजूद वो अपने ही पालने वाले को डसना नहीं छोड़ता। रोहन जमीन पर गिरा तड़प रहा था और मदद मांग रहा था मगर मैं वहीं जमीन पर सहन कर गिरी रो रही थी। रोहन की अब से लेकर बचपन की सारी यादें और बदतमीजी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। मैंने एक नज़र अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल और जगह जगह से फट चुके कपड़े। मुझे घिन आई थी रोहन से। वे तड़पकर अब बेहरकत हो चुका था। खून बहकर मुझ तक आया मगर मैं यूं ही बुद्ध बनी बैठी उसे देखती रही। रोहन मर चुका था। मैं उसे मारना तो नहीं चाहती थी पर आज उसके अंदर के जानवर ने उसे मार दिया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।